नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टीज 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खास है, कैपिटल गेन। और इस खास टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीए मयंक गुप्ता जी, जो कि इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं। और आज हमें ये बताएंगे कि कैपिटल गेन क्या होता है और इससे जुड़ी प्लानिंग में हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मयंक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कैपिटल गेन क्या होता है और वो रेगुलर इनकम से कैसे अलग है। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग सेल करता है या फिर शेयर सेल करता है या फिर गोल्ड सेल करता है, ज्वेलरी सेल करता है, ओनली गोल्ड की, तो फिर उस पर जो इनकम जनरेट होती है उसको इंडिया में कैपिटल गेन बोला गया है। कैपिटल गेन और रेगुलर इनकम दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। बेसिकली इन लैंग्वेज हम कह सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो कैपिटल गेन है। इसके अलावा जो रेंटल इनकम है, बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, वो जनरल इनकम है, वो कोई कैपिटल गेन नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या अंतर है। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को पहले हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन अगर वो लैंड या बिल्डिंग होल्ड करता है और वो विद इन 24 मंथ के पहले होल्ड करके सेल करता है विद इन 24 मंथ, तो वो इनकम उसकी होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 24 मंथ होल्ड करता है और फिर सेल आउट करता है तो वो होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये चीज इक्विटी और शेयर्स के लिए अलग है। कोई भी पर्सन अगर 12 मंथ होल्ड करता है सिक्योरिटीज और फिर सेल आउट करता है तो इनकम होगी लॉन्ग टर्म। अगर विद इन 12 मंथ कर देता है तो इनकम होगी शॉर्ट टर्म। ऐसे ही इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उनके लिए जो टाइम लिमिट दी गई है इनकम टैक्स में, वो देखिए 36 मंथ। 12 मंथ फॉर शेयर्स, 24 मंथ लैंड बिल्डिंग और 36 मंथ फॉर अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग और शेयर्स। अभी कैपिटल गेन टैक्स रेट क्या है रियल एस्टेट में। कैपिटल गेन टैक्स रेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में भी एक लैंड या बिल्डिंग का एक सेपरेट सेगमेंट होता है, अदर देन लैंड या बिल्डिंग का एक सेपरेट सेगमेंट होता है, और इक्विटी का एक सेपरेट सेगमेंट होता है। अगर लैंड या बिल्डिंग जुलाई 2024 से पहले परचेज किया है और कोई रेजिडेंट पर्सन अगर उसको सेल आउट कर रहा है जुलाई 2024 के बाद, तो उसके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ये है कि वो 12.5% फ्लैट रेट दे दे, सेल माइनस परचेज का जो गैप है उसके डिफरेंस पे है। दूसरा प्रोविजन ये है कि अगर बंदा इंडेक्सेशन चाह रहा है कि उसका इंडेक्सेशन में उसका कैपिटल गेन कम बैठ रहा है, तो विद इंडेक्सेशन इट इज 20%। ये है लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग का रेट। सेकंड रेट है इक्विटी। अगर कोई शेयर्स अपने सेल आउट कर रहा है तो पहले जो 10% रेट थी अब वो 12.5% टैक्स रेट होगी, और एक 1.25 लाख की जो एग्जाम्पशन है वो आप उसको अवेल कर सकते हैं शेयर्स वाले। थर्ड आता है अदर देन शेयर्स एंड लैंड बिल्डिंग, इट इज 12.5%। अब आते हैं शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म पे जो रेट है वो सीधा का सीधा सीधा ये है, शॉर्ट टर्म में जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का जो स्लैब है उसमें ऐड हो जाएगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन किस तरह से इम्पैक्ट करता है कैपिटल गेन को। देखिए, जुलाई 2024 के पहले इन्फ्लेशन बहुत इंपैक्ट करता था। अब जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है वो केवल तब है अगर किसी ने प्रॉपर्टी परचेज करी है जुलाई 2024 के पहले और सेल आउट करा है जुलाई 2024 के बाद, तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है। अदरवाइज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लगभग लगभग खत्म हो गया है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सबकी फ्लैट रेट्स 12.5% हो गई है सारी एसेट्स के लिए। अभी इंडिया में इससे रिलेटेड टैक्स लॉज क्या है स्पेसिफिक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर मान लीजिए कोई किसी भी पर्सन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चाह रहा है कि वो एग्जामिशन ले। बहुत बेसिक सी चीज है, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे हैं तो नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद लें या उसका कंस्ट्रक्शन करा लें। अगर रेजिडेंशियल हाउस खरीदना नहीं चाहते, स्पेसिफिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है आप उन पे इन्वेस्ट कर लें या कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम में पैसा जमा कर दें, तो उस केसेस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी भी एग्जेम्प्ट नहीं है किसी भी केसेस में। तो लोगों को तो अवॉइड करना है कि जो भी उनका कैपिटल गेन हो वो शॉर्ट टर्म ना हो, वो लॉन्ग टर्म हो, तभी उनके पास ऑप्शन है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसे आसान शब्दों में समझना चाहे तो अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने 100 रुपए में खरीदी है और अगर मैं उसे 2 साल से पहले बेचती हूँ तो क्या टैक्स रेट लगेगा, और अगर 2 साल के बाद बेचती हूँ तो क्या टैक्स रेट लगेगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी हम 2 इयर्स के पहले बेचते हैं तो पहली चीज ये है कि वो जो कैटेगराइज होगी वो होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो उसका जो टैक्सेशन होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल का स्लैब रेट 30% है तो वो 30% पे जाएगा, 20% स्लैब रेट पे तो 20% स्लैब रेट पे जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम, टोटल इनकम किस स्लैब रेट में टैक्सेबल हो रही है। ये तो शॉर्ट टर्म की कंडीशन हो गई। अगर उसकी चार्जेबिलिटी कैसे होगी, 100 रुपीज में सेल आउट किया और अगर वो एसेट उसने 70 रुपए में खरीदी हो गई तो 100 माइनस 70 प्लस उसमें 20 रुपीज, लेट सपोज कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस कर दिया, कोई भी एक्सपेंस कर दिया, 100 माइनस 70 माइनस 20 इट विल बी 10 रुपीज। जिस इनकम पे टैक्स लगेगा वो होगा 10 रुपीज। तो 10 रुपीज पे जो स्लैब होगा उसमें वो ऐड हो जाएगी इनकम। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म की प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम रहेगा,
बस लॉन्ग टर्म में जो टैक्स रेट आएगी वो आएगी 12.5%। और अगर कोई री इन्वेस्ट करना चाह रहा है कैपिटल गेन को तो सेक्शन नंबर 54 में एग्जेम्पशन भी ले सकता है। आपने जैसे कि बताया कि 100 रुपए में हमने प्रॉपर्टी सेल की, 70 रुपए हमारा बेसिक एक्सपेंस था, जो 20 रुपीज हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगाया, उसे हम कैसे जस्टिफाई करें? ओके, देखिए हम इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। तो सेल कंपोनेंट होता है, वो 100 रुपीज है, वो फिक्स रहता है, वो रजिस्ट्री की वैल्यूएशन से उठा सकते हैं रजिस्ट्री से। सेकंड कंपोनेंट होता है इसकी परचेसिंग कॉस्ट, वो भी रजिस्ट्री में डिफाइन होती है। थर्ड जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने का कोई भी क्लियर मेथड नहीं है। इंडिया में एक्चुअली क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन के टाइम बहुत सारे खर्चे करते हैं, जैसे हम बालू, रेत, गिट्टी बिट्टी, ईट वगैरह ये सब लेते हैं। और इंडिया में इन सब का पेमेंट आज की डेट में भी लोग यूपीआई से नहीं करते, बैंक से नहीं करते, वो एक्सपेंडिचर कैश में कर सकते हैं। देखिए जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल तरीका होता है जस्टिफिकेशन करने का। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक लैंड 1000 स्क्वायर फीट की एक लैंड है, तो एक मेजरमेंट हम ले लेते हैं एग्जांपल की, उसमें ज्यादा से ज्यादा 1000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक फ्लोर की होगी। तो अगर आप बोल रहे हो कि आपके 2 फ्लोर या 3 फ्लोर है, तो इनकम टैक्स से अगर मान लीजिए कोई भी स्कूटनी लेट सपोज आती है, उस स्कूटनी हम दिखा देते हैं कि सही है भैया, ये 100 रुपए में से 70 रुपए तुम्हारे बैंक में और 30 रुपीज हमारे कैश में है। अब कैश कैसे प्रूफ हो? इनकम टैक्स उस टाइम क्या करता है कि एक रीजनेबल माइंड अप्लाई करता है। अगर 1000 स्क्वायर फीट की कोई प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज हम उसको 10 लाख में खरीद रहे हैं, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी पे कोई भी आदमी 30 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता कंस्ट्रक्शन में। तो इनकम टैक्स पे बेसिक रीजनेबल लेता है कि हाँ चलो इतना अमाउंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, हुआ होगा, तब तक तो ठीक है। जहां तक चीज रीजनेबल है और जस्टिफाइड है तो ठीक है, अदरवाइज उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स किसी भी तरीके का कोई भी क्लेम नहीं लेने वाला। जो बैंक वाला क्लेम है वो तो ओके है, कैश वाले कंपोनेंट इनकम टैक्स क्लियर डिसअलाउ करता है। अगर वो रीजनेबल पैरामीटर में आते हैं उसका एक्सपेंडिचर हमें मिलेगा, अदरवाइज सब डिसअलाउ होगा कैश कंपोनेंट। अगर हम फ्लैट लेते हैं और उसका इंटीरियर कराते हैं तो क्या ये उसमें भी जस्टिफाई हो सकता है? जब हम कोई भी फ्लैट परचेज करके उसका फर्स्ट टाइम इंटीरियर कराते हैं, फर्स्ट टाइम तो ये कॉस्ट अलाउड है, क्योंकि वो एक बार घर में घुसने की कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट बन सकता है। बट अगर हम हर साल इंप्रूवमेंट करा रहे हैं, हर साल हम इंटीरियर को रेनोवेट करा रहे हैं या फिर हर दूसरे तीसरे साल पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें वाइट वॉश करा रहे हैं, तो वो कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं है। ओनली फर्स्ट टाइम जो कॉस्टिंग पे कर रहे हैं वो हमारी कॉस्टिंग का पार्ट बनेगा, अदरवाइज इन रिकरिंग ईयर, इन फ्यूचर ईयर, फॉरवर्डिंग ईयर में वो हमारा कॉस्टिंग का पार्ट नहीं बनेगा कोई भी इंटीरियर की कॉस्ट। कैपिटल गेन को मिनिमाइज करने के लिए क्लाइंट को क्या एडवाइस करते हैं आप? देखिए कैपिटल गेन अगर हमारा जनरेट हो रहा है तो पहली चीज ये है कि शॉर्ट टर्म के केसेस में, लेट सपोज हमारा अगर हम 1 महीना टेन्योर और निकालते हैं और 23 महीने अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि आफ्टर 24 मंथ बाद वो सेल आउट हो। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो शॉर्ट टर्म में कोई भी ऑप्शन नहीं है टैक्स बचाने के। बट इन केस अगर कोई भी प्रॉपर्टी हम लॉन्ग टर्म में सेल कर रहे हैं, आफ्टर 24 मंथ सेल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन नंबर 54 दिया है, उसमें जैसे हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद ले, तो इन केसेस में जितने अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स ले रहे हैं, उतना अमाउंट कैपिटल गेन से माइनस हो जाता है और डिफरेंस पे टैक्स लगता है। तो ये 2 मेथड है। अगर जॉइंट ओनरशिप में कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें कैपिटल गेन कैसे इम्प्लीकेट करते हैं? अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में है, तो पहली चीज है उसकी जो सेल रजिस्ट्री होगी वो भी जॉइंट ओनरशिप में ही होगी। हमारे इनकम टैक्स लॉस में भी अगर किसी की जॉइंट में रजिस्ट्री हो रही है तो वो 2% को कैपिटल गेन माना जाएगा, ना कि 1% को। जो एआईएस रिपोर्ट होती है इनकम टैक्स की, उनकी जो इंटरनल रिपोर्ट होती है उसमें 2% का ही नाम आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए जॉइंट ओनरशिप में रजिस्ट्री है तो इनकम टैक्स के जितने भी प्रोविजन होंगे वो 1/2 होके ही एप्लीकेबल होंगे। फॉर एन एग्जांपल जैसे सेल प्राइस 100 रुपीज है किसी प्रॉपर्टी की और 2 लोगों के नाम पे है, एक आदमी के नाम पे 50 रुपए, दूसरे आदमी के नाम पे 50 रुपए। अगर प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग उस केस में अगर मान लीजिए 70 रुपीज थी, जैसे मेरी लास्ट क्वेश्चन में थी, तो भी उस केस में भी जो कॉस्टिंग कंसिडर होगी वो 35 रुपीज फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की 35 रुपीज। तो जितनी भी कंप्लाइंसेस होती हैं वो सारी की सारी कंप्लाइंसेस 2 पार्टों में डिवाइड हो गई। और अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वो भी 2 पार्टों में परचेज आप कर सकते हैं। ये जॉइंट ओनरशिप की इम्प्लीकेशंस है। अगर मेरे पास एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसमें मुझे कैपिटल गेन हुआ है और अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ और जॉइंट ओनरशिप में खरीदना चाहती हूँ तो उसमें क्या रूल कहता है? देखिए अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी हम सेल आउट कर रहे हैं, वो सिंगल ओनर है और प्रॉपर्टी जो कैपिटल गेन को सेव करने के लिए कोई भी बंदा नई प्रॉपर्टी खरीदता है। नई प्रॉपर्टी जनरली लोग एक तो फैमिली में खरीदते हैं, फैमिली के साथ खरीदते हैं। फैमिली के साथ मतलब बेसिकली या फादर के साथ या अपनी वाइफ के साथ। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट सपोज 100 रुपए की प्रॉपर्टी सेल आउट हुई, 100 रुपए की प्रॉपर्टी में 25 रुपए का कैपिटल गेन आया और उस 25 रुपए के कैपिटल गेन को सेव करने के लिए हम जो नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो अदर देन स्पाउस हम किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर खरीद रहे हैं। तो प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग है लेट सपोज 20 रुपए है
जो कैपिटल गेन सेव करने के लिए जो कॉस्टिंग कंसिडर होगी वो होगी ओनली 10 रुपीज, नॉट 20 रुपीज, क्योंकि थर्ड पार्टी का नहीं गिनेगा इनकम टैक्स गिनेगा खाली 50% पार्ट जो हमारे पार्ट पे आ रहा है वो है 10 रुपीज। तो जो डिफरेंस आ रहा था उसको आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बट अगर हम जो जॉइंट ओनरशिप कर रहे हैं वो अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं या फिर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ कर रहा है, तो उन केसेस में कैपिटल गेन नहीं आएगा। इनकम टैक्स खाली स्पाउस को परमिट करता है सेकंड पार्टी में, इसके अलावा री इन्वेस्टमेंट के प्रोविजन में कोई भी सेकंड पार्टी नहीं आ सकती। एक प्रॉपर्टी सेल करते वक्त टीडीएस के क्या इंप्लीकेशंस होते हैं? देखिए जनरली जब भी कोई पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी बाय करता है, अगर देखिए दो टाइप के पर्सन को डिवाइड कर सकते हैं, एक है रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। कोई भी रेजिडेंट पर्सन इंडिया में प्रॉपर्टी बाय कर रहा है और वो किसी रेजिडेंट से बाय कर रहा है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो उसको 1% टीडीएस काट के जो हमारा सेलर है उसके अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, आप ये कह सकते हैं। बट अगर हम किसी नॉन रेजिडेंट एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो जो टैक्स रेट आती है वो 1% नहीं आती, विदाउट एनी थ्रेशोल्ड 12.5% प्लस सेस प्लस सरचार्ज, ये टैक्स लेके हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी एनआरआई की केसेस में ये टैक्स रेट ज्यादा है और रेजिडेंट के केस में टैक्स ओनली 1% है। जो 50 लाख की थ्रेशोल्ड है वो खाली रेजिडेंट में एप्लीकेबल होती है, एनआरआई के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। अगर आप किसी भी एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो अगर प्रॉपर्टी 10 रुपए की भी परचेज कर रहे हैं तो भी आपको 12.5% प्लस सेस प्लस सरचार्ज आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा एनी हाउ। एज अ सी आप लोग क्या एडवाइस करते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या किसी और चीज में करना चाहिए? ये सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी से अच्छा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कुछ भी नहीं है। जितनी तेजी से जितनी एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में मिल सकता है उतना एप्रिसिएशन कहीं भी नहीं मिलता, और इसमें आपका टैक्स इंप्लीकेशंस भी काफी कम है। बाकी अगर आप शेयर्स में करेंगे तो शेयर्स कभी डाउन है कभी अप है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बट प्रॉपर्टी का हमेशा अपवार्ड ट्रेंड ही देखा गया है अभी तक तो इंडिया में। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन प्रॉपर्टी जैसे कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। बस ये है कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम सही बिल्डर से खरीदना, सही प्राइस पे खरीदना और प्रॉपर लीगल प्रॉपर्टी खरीदना, ये आपको एश्योर करना है। और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट कोई है। अगर कोई आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है तो क्या उनके लिए हम अपने वीडियो में आपके नंबर को फ्लैश कर सकते हैं? जी जी जी, थैंक यू, श्योर। मयंक गुप्ता जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन बातों से लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और उनको समझ आया होगा कि कैपिटल गेन क्या है और वो उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।